दोस्तों नमस्कार। अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि एडीओ के वैकेंसी आने वाली है और एडीओ की वैकेंसी में यूजुअली आजीविका के क्वेश्चंस का एक पार्ट होता है। ये जो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें 150 नंबर का क्वेश्चन था, 150 नंबर के क्वेश्चंस थे और 150 क्वेश्चंस ही थे। उसमें से 30 नंबर का जो पार्ट है वो आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी का पार्ट है। 30 नंबर और 30 क्वेश्चंस, और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, जीएस है और पंचायती राज है, हिंदी है, वो अलग अलग है, वो भी 30 नंबर के पार्ट्स में है। बट ये जो भाग है ये यूजुअली किसी भी व्यापम के एग्ज़ाम में यूजुअली नहीं पूछा जाता सेपरेटली, लेकिन एडीओ के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है और मेरा इच्छा था कि मैं आप लोग को ये पढ़ाऊँ, इसलिए मैं आप लोग के सामने ये वीडियो ला रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में क्या है। देखिए सिलेबस क्या है, आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी, ये सिलेबस है। और इसमें कितना 30 प्रश्न आएंगे। कितने 30 प्रश्न आएंगे इस सेक्शन से, और टोटल मार्क्स कितना होगा 30 मार्क्स का। एग्जाम आपका होगा कितना 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 150 मार्क्स और 150 प्रश्न होंगे उस एग्जाम में। तो ये जो सेक्शन है आपका कितने नंबर का है, 30 नंबर का है। ठीक है, देखिए पहला खंड क्या है, भारतीय कृषि एवं अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, और इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन अपेक्षित है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ते रहते हैं अर्थव्यवस्था में, तो थोड़ा बहुत तो आपसे ये बन जाएगा। दूसरा चैप्टर है राष्ट्रीय आजीविका मिशन। इसमें हम लोग जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय आजीविका ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे राज्य में जो बिहान योजना चल रही है, जो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, जो बिहान योजना के नाम से चल रही है, वो इसमें पढ़ेंगे हम। किस प्रकार से समूह का गठन होता है, क्या होता है, ये सब अपन देखेंगे। आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की क्या भूमिका है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस में है, मतलब डिस्कस तो आज का जो लेक्चर है उसमें मैं बस राष्ट्रीय आजीविका मिशन डिस्कस करने वाला हूँ, उसका भी एक पार्ट ही डिस्कस करूँगा। ठीक है, चौथा जो आपका सेक्शन है वो संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह, स्व सहायता के समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया। तो और आखिरी इसके बाद है आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, बाजार परिभाषा प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, और आखिरी है पशुधन उत्पाद एवं प्रबंध। तो इन सेक्शंस को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है आपका राष्ट्रीय आजीविका मिशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ये किस लिए गठित हुई थी, ये इसलिए गठित हुई थी कि गांव में जो गरीबी है ना, और उन गांव की गरीबी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि गांव के लोगों को एक समूह के माध्यम से जोड़ना, और खासकर महिलाओं को समूह के माध्यम से जोड़ना, और उनको आजीविका के अवसर, आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराना, और जो भी हेल्प हो सकता है गवर्नमेंट से वो इस योजना के माध्यम से हेल्प कराने का प्रयास है। मेन उद्देश्य है कि आजीविका प्रदान की जाए और उनका जीवन स्तर ऊंचा किया जाए। ठीक है, इसका आरंभ कब हुआ था दोस्तों, तो इसका आरंभ हुआ है 2011 में। कब हुआ है, 2011 में, जून 2011 भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे बोल दिया कि मंथ पूछ दिया तो जून 2011 आपको याद रहे। देखिए जून 2011 में लागू हो गया, और इसका नाम क्या था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन था। इसके बाद क्या हुआ, इसका नाम को थोड़ा सा सुधार कर दिया गया और इसका नाम रखा गया क्या नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया दीनदयाल अंत्योदय योजना। एन से राष्ट्रीय नेशनल, आर से रूरल ग्रामीण, एल से लाइवलीहुड आजीविका, और एम से मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का आप लोग थोड़ा सा अंग्रेजी भी देख लीजिए। जैसा फुल फॉर्म क्या है, एन से नेशनल, पूरा नहीं लिखता हूं क्योंकि आप लोग थोड़ा समझ लें। इसका फुल फॉर्म क्या है, NRLM। एन से नेशनल, आर से रूरल, और एल से लाइवलीहुड, और एम से मिशन। तो जब 2011 में ये लॉन्च हुआ तो इसका नाम क्या था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
लेकिन बाद में कालांतर में 21 मार्च 2016 को, कब 21 मार्च 2016 को इसके नाम के साथ क्या जोड़ दिया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, और NRLM तो साथ में है ही, आज भी है। ठीक है, तो ये भी एक आप लोग इस डेट को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देखिए ये योजना चला कौन रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय चला रहा है। ठीक है, कौन चला रही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय चला रही है। इसने क्या किया था, इससे पहले जो योजना थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, ये जो 1999 में लॉन्च हुई थी ये योजना, इसका स्थान लिया है किसने, NRLM ने, है ना, या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने। देखिए क्या हुआ था कि स्वर्ण जयंती से क्या समझते हो, 50 साल वाला, है ना। तो 1947 में क्या हुआ था, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उसके 50 साल के बाद स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लागू हुई थी, है ना। फिर क्या हुआ, शहरी रोजगार योजना लागू हो गया, तो उसके 2 साल के बाद, मतलब स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार पूछेगा तो 1997 में हुआ था शहरी रोजगार योजना, और ग्रामीण रोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना, ये हुआ था 1999 में। यह पूछता भी है, आपका अर्थव्यवस्था का पार्ट है, यहाँ पे आ गया तो मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी जो रणनीति है ये मांग आधारित रणनीति है, मतलब ये नहीं है कि सरकार क्या करेगी, सिर्फ समूह बनाएगी और बनाना ही उसका लक्ष्य नहीं है। समूह में वैसे लोगों को शामिल करना है जिनको जो लोग आगे आएंगे इसकी मांग करेंगे, और जो मांग करेगा, देखिए मांग करने से क्या तात्पर्य है कि पहले क्या होता था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में, कि बस उसमें भी कई चीज़ें थी कि हमको ग्रुप बनाना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना है, उनको आजीविका प्रदान करना था, ये भी इस योजना में था। लेकिन ये जो योजना थी ये आवंटन आधारित थी, मतलब इसमें ऐसा था कि इतने लोगों को इतना पैसा दे दो और इतने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवा लो, इस टाइप से। इसमें क्या है, इसमें मांग आधारित योजना है ये। इसमें क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना तो उद्देश्य है, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे बनाया जाता है कि वो सस्टेन रहे। पहले सेल्फ हेल्प 10 से 20 महिलाओं को इकट्ठा किया जाता है, 3 महीने तक उनके कार्य प्रणाली को देखा जाता है कि ये लोग कर सकते हैं कि नहीं, और जब उनके जीवन में अनुशासन आ जाता है, 3 महीने तक वो लोग सस्टेन रह जाते हैं, तब ये माना जाता है कि ये लोग चाहते हैं कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इन लोग को लाभ दिया जाए, और इसी को बोलते हैं मांग आधारित। मतलब 3 महीने तक अगर वो सस्टेन रह गए तो ये माना जाएगा कि ये मांग आधारित है। बेसिक हम लोग को उतना आगे नहीं जाना, हमको बस ये जानना है कि ये योजना है जो मांग आधारित ये रणनीति है, बस। ठीक है, सहयोग कौन कर रहा है इसका, विश्व बैंक कर रहा है, और उद्देश्य क्या है, जान ही रहे हो, गरीबी दूर करना, आजीविका का संसाधन बढ़ाना और जीवन स्तर ऊंचा करना। ठीक है, यही सब इसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको एक चीज़ और बताऊं दूँ, ये पूरे देश में लागू है योजना, है ना, पूरे देश में है, सिर्फ चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे चंडीगढ़ और दिल्ली पूर्ण रूप से क्या है, शहरी क्षेत्र, वहाँ पे कोई गांव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो मांग आधारित रणनीति है, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा है। कब पूछा है, एडीओ 2017 में पूछा है, और विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से जो चल रही है इसको एडीओ 2012 के एग्जाम में पूछा है। ठीक है, ये जो आपका पहला स्लाइड है इसमें 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। क्या इंपॉर्टेंट बन रहा है, मंत्रालय कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कब लागू हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लाइन फैक्ट है, ये पूछ सकता है। किसको रिप्लेस किया, ये भी पूछ सकता है, तो इस योजना को रिप्लेस किया। ठीक है, और विश्व बैंक और ये मांग आधारित, इसको तो 2012 में ही पूछा, इसको 17 में ही पूछा है। ठीक है, तो बहुत संभावना है कि सिर्फ इसी स्लाइड से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं दोस्तों, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाने लायक चीज़ नहीं है, आप लोग अगर स्लाइड को पढ़ोगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। क्या है, ग्रामीण गरीब परिवार से कम एक सदस्य विशेषकर महिला को स्व सहायता समूह के अंतर्गत लाना है। NRLM के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान, गरीब की भागीदारी पहचान प्रक्रिया तथा ग्राम सभा के अनुमोदन पर की जाती है। इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिए भाई साहब, है ना, क्यों, एज इट इज आप लोग को बस क्या करना है, इसको याद कर लेना है। ग्रामीणों में एकजुटता एवं सहभागिता को बढ़ाना, ST SC भूमिहीन प्रासी जैसे संवेदनशील वर्गों को शामिल करने पर विशेष जोर। सिंपल सा चीज़ है, इसमें कोई विशेष बात
नहीं है, मतलब जनरल वाला बात है ये, इसको आप लोग ध्यान दे दीजिए। ये जो बात है दोस्तों, गरीबी की भागीदारी पहचान प्रक्रिया और ग्राम सभा का अनुमोदन, इस चीज को 2017 के एग्जाम में किसने पूछा है? व्यापम के एग्जाम में, एडीओ के एग्जाम में इसको पूछ चुका है। तो ये आपके ध्यान में रहे, अगर क्वेश्चन रिपीट होगा तो आपसे बनना चाहिए। संस्थाओं का निर्माण है, सॉरी अगला स्लाइड में देखिए, संस्थाओं का निर्माण कैसे होता है। पहला है ग्राम स्तर पर स्व सहायता समूह संगठन का निर्माण होता है, ठीक है। और उन समूहों को क्या किया जाता है, एनआरएलएम योजना के तहत क्या किया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, ठीक है। अब तो क्या ग्राम स्तर पे क्या समूह बन गया, लेकिन ग्राम स्तर पे कई समूह बनेंगे। ग्राम स्तर पे कितना समूह बनेगा? एक गांव में मान लो 250 महिलाएं हैं, तो हो सकता है कि यहां पर कितना 10 से लेकर 25 तक, है ना, क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, ग्रुप बन सकता है। तो इन सभी ग्रुप को मिलाकर एक क्या बनेगा, ग्राम संगठन। कहां पे बनेगा ये ग्राम संगठन? कहां बनेगा? एक गांव का, ठीक है। सबसे पहले क्या बना, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना 10 से लेकर 20 महिलाओं को शामिल करते हुए। उसके बाद क्या होगा, एक गांव के अंतर्गत 10 से 20 क्या है संगठन जो बने हुए हैं, है ना, महिलाओं का, उसमें से कुछ सदस्यों को चुन के क्या बनाया जाएगा, ग्राम संगठन। इससे भी क्या होगा, महिलाएं ही होंगी, ठीक है। वही सदस्य होंगे जो कहां है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में से जो बहुत एक्टिव मेंबर हैं उनको क्या बना दिया जाएगा, ग्राम संगठन में शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। ग्राम संगठन का क्या काम है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए ग्राम संगठन क्या है, 10 से 25 अगर समूह है, उसमें से हमारा क्या बन गया, ग्राम संगठन बन गया। और वैसे ही कई ग्राम को मिला के 10 से 20 या 25 गांव ऐसा बना के एक क्लस्टर बनेगा। क्या बनेगा, क्लस्टर। इसको क्या बोलेंगे, क्लस्टर संगठन बोलेंगे। और इसमें भी क्या होगी, समूह की ही महिलाएं होंगी, जो ग्राम संगठन की जो महिलाएं हैं उसमें से जो बहुत ज़्यादा नेतृत्व गुण होगा जिनके में, जो बहुत आगे आके काम करने की जिनके में योग्यता होगी, उन लोग को शामिल करके एक क्लस्टर लेवल का भी संगठन बनता है। मैं यहाँ पे ग्राम स्तर बता दिया था, क्लस्टर लेवल यहाँ पे ऐड नहीं है, आगे भले से आपको मिल जाएगा आगे के साइड में, लेकिन यहाँ पे भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। अब देखिए, स्व सहायता समूह, सिर्फ समूह को बना देने से 10 महिलाओं को चुन लिए 10-20 महिलाओं को, जो जिनकी समान आय है, जो समान आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं, उन लोगों को चुन लिए और समूह बना दिए, उससे बात नहीं बनेगा। पहला है, देखिए एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन आपकी समझ के लिए होना चाहिए कि जो समूह बनता है उसमें कुछ बातों को ध्यान रखा जाता है। जैसे कि जो भी समूह बनेगा उसमें क्या होगा कि जो महिलाएं होंगी वो एक ही टाइप का काम कर रही होंगी, वो एक ही जगह आसपास की महिलाएं होंगी, उनके बीच में थोड़ा संपर्क स्थापित रहेगा। और वो लोग क्या है, एक ही बैकग्राउंड की होंगी। मतलब ये नहीं कि कोई बहुत अमीर महिला है उसको समूह का सदस्य बना दिया गया, कोई बहुत गरीब महिला है उसको भी समूह का सदस्य बना दिया, वैसा नहीं है। बना सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखा जाता है कि समान आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को क्या किया जाए, समूह में शामिल किया जाए, क्योंकि थोड़ा समान जब स्टैंडर्ड रहता है तो समन्वय बनाने में आसानी होती है। ये ऐसे ही बस जानने की बात है, जो हम लोग भी फील्ड में काम किए हैं ना, तो हम लोग को मालूम है ये सब चीज़ें, इसलिए मैं ऐसे ही बस बता दिया। स्व सहायता समूह के लिए 5 सूत्र का पालन करना अनिवार्य है। ये 5 सूत्र को आप लोग को याद रखना है दोस्तों। ये पूछ सकता है कि स्व सहायता समूह के 5 सूत्र क्या है। तो पहला सूत्र क्या है, साप्ताहिक बैठक। जो भी समूह है साप्ताहिक बैठेगा, एक जगह पे इकट्ठा होगा, साप्ताहिक बैठक होगी। दूसरा क्या है, साप्ताहिक बचत होगी। समूह जो गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग के लिए बना हुआ है, तो गरीब लोग का समूह है, साप्ताहिक क्या करेगा, बचत करेगा। बचत की प्रवृत्ति यूजुअली ग्रामीणों में नहीं होती है, ठीक है। वो लोग का बैंक अकाउंट में भी बैंक में जाके पैसा से जमा नहीं करते हैं, रखे रहते हैं अपने पास। फिर क्या होता है भाई, अगर आपके पॉकेट में पैसा रहेगा तो क्या है, आप खर्चे कर दोगे, लेकिन बैंक में अगर आप डाल दोगे तो उसको आप यूजुअली नहीं निकालते हो, वो आपकी बचत की प्रवृत्ति बढ़ती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि बैंकिंग का विस्तार अभी उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है, तो बचत की प्रवृत्ति नहीं होती। लेकिन स्व सहायता समूह में क्या है, नियमित साप्ताहिक बचत की जाती है। महिलाएं क्या करती है, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, जो भी उनका आपस में होता है बातचीत, उस हिसाब से वो लोग साप्ताहिक क्या करती हैं, पैसा उस मीटिंग में इकट्ठा करती हैं और जमा करती हैं। और उसी पैसे से क्या होता है, नियमित आंतरिक लेन देन, कर्ज आदि। मतलब मान लो कि किसी समूह में ही आपस में 15,000 रुपये का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, 100 रुपया, 150 रुपया इकट्ठा करके 15,000 रुपये समूह के खाते में जमा हो गया है। तो इसमें से
किसी समूह ने बोला कि मेरे को सब्जी का दुकान खोलना है, तो उसको दे दिए 2,000 रुपये कि जाओ सब्जी ले लो, अपना ठेला लगा लो, अपना जाके बेच के पैसा कमा लो। कोई बोला कि मेरे को मशीन खरीदना है, कपड़ा मशीन या कुछ भी, जो भी छोटी मोटी चीज़ें की जरूरत है वो सब इससे खरीदा जाता है, ऋण के रूप में दिया जाता है वो। और उसके बाद क्या होता है, जो ऋण लेता है वो क्या करता है, नियमित ऋण को वापस करता है। और ये सब चीज़ों को एक अच्छा सा बही खाता में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। एक ऐसा फॉर्मेट रहता है जिसमें दिखता है कि कितना रुपए किसको दिया गया, कितने पैसा जमा किया गया। तो ये जो 5 कार्य हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी समूह को सरकार जब हेल्प करती है तो 3 महीने तक इस प्रक्रिया का, इस पंचसूत्र का पालन जब होता है, तभी वो आगे NRLM के तहत योजनाओं का लाभ लेने के लिए थोड़ा सा रेडी होता है। ठीक है, इसी के बाद कई फंड है, कुछ फंड है, वो आगे बताऊंगा मैं, वो उन लोग को मिलता है। सबसे पहले जरूरी है समूह गठन के बाद कि 3 महीने तक वो लोग ये सब पंचसूत्र का क्या करेंगे, पालन करेंगे। और ये पंचसूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे है समयबद्ध लक्ष्य है। ऐसा पूछेगा नहीं कि कितना माह का क्या लक्ष्य है, लेकिन आप लोग बस ऐसे ही जान लीजिए। ये पूछेगा तो नहीं कि 6 माह तक क्या करना है, 24 माह में क्या करना है। ये एक जनरल टाइप का चीज़ है, जो जैसे अपन कुछ योजना को लागू करने के लिए अपन कुछ प्लानिंग करते हैं ना, उस टाइप का ऐसा चीज़ है। क्या है, 6 माह में क्या है, 6 माह के भीतर 5 सूत्र का पालन किया जाएगा और नेतृत्व विकास सुनिश्चित किया जाएगा, है ना। क्या है, महिलाओं को तो कुछ मालूम नहीं है कि कैसे हम लोग बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाएं, कैसे हम लोग आपस में लेन देन करें, कैसे हम लोग रजिस्टर मेंटेन करें। तो 5-6 महीने तक क्या किया जाएगा, 5 सूत्र का पालन किया जाएगा, इनको सब कुछ सिखाया जाएगा, बचत की प्रवृत्ति इन पर डेवलप की जाएगी। साथ ही साथ नेतृत्व विकास, मतलब क्या है कि 10 लोगों के बीच में क्या होता है, यूजुअली ग्रामीण महिलाएं क्या होती हैं, कहीं जाना, बैठना, बोलना, ये सब काम उनसे हो नहीं पाता है। तो उस बीच में क्या किया जाता है, 6 महीने तक इनके नेतृत्व का विकास किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है, उनके अंदर ये बात कि आप अपने अधिकारों के लिए, अपनी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप लोगों के पास जाइए, मिलिए, बात कीजिए। ठीक है, ये सब गुण जो है शुरुआत में 6 महीने तक डेवलप किया जाता है। फिर 2 साल तक क्या किया जाता है, क्षमता निर्माण, छोटे निवेश किए जाते हैं। सदस्यों की वर्तमान आजीविका, सपोज कोई खेती कर रही है, मान लो क्या कर रही है, खेती वगैरह कर रही है, तो क्या किया जाता है, उसको वर्तमान आजीविका को और अच्छा करने का प्रयास किया जाता है। जैसे खेती कर रही है तो समूह के लोग क्या करेंगे, इनको जैविक खेती के लिए प्रेरित करेंगे, जैविक खेती के लिए जो भी ट्रेनिंग होता है वो दिलाएंगे। ठीक है, सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिलाएंगे। जैसे सरकार की कुछ योजना है सस्ते दर पे, मान लीजिए खेती में क्या है, खेती में सरकार की कई योजनाएं हैं। ठीक है, तो वो सब योजनाओं का लाभ भी दिलाना है इनको, और जो वर्तमान आजीविका है उसको बेहतर करना है शुरुआत के 2 साल तक। इसके बाद क्या करना है, बैंकों के साथ संपर्क स्थापित करना है कि बैंक अगर थोड़ा बहुत लोन दे सके तो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 24 माह के बाद नई आजीविका को बढ़ाना। आपने क्या किया, वर्तमान आजीविका है उसको क्या किया, अच्छा कर दिया। जैसे सपोज आप खेती कर रहे हो तो क्या करो, जैविक खेती करो। ठीक है, और खेती आपने की, आप पहले 40 रुपये किलो चावल बेच रहे थे, धान पहले तो आप धान ही बेच दे रहे थे, तो आप धान नहीं बेचोगे, आप क्या बेचोगे, चावल बेचोगे, क्योंकि आपने जैविक खेती की है। चावल का रेट कितना मिलेगा आपको, कम से कम 100 रुपये। मार्केट में भले चावल का रेट 40 रुपये है, लेकिन आपको 100 रुपये क्यों दिया जाएगा, क्योंकि आपने जैविक खेती की है। इस तरीके से क्या हुआ है, इस तरीके से क्या होता है, देखो खेती करता है 40 रुपये में चावल बेचता, अब क्या कर रहा है, जैविक खेती कर रहे हैं 100 रुपये में चावल बेच रहे हैं। ठीक है, इसको 100 रुपये का चावल बेचने के लिए कई मार्केट भी बन रहा है आजकल। क्या मार्केट है, सी मार्ट है। ठीक है, और कई चीज़ें हैं जो सरकार क्या कर रही है, बाजार खोज रही है इनके लिए, है ना। और कई चीज़ों के माध्यम से सरकार हेल्प कर रही है। जैसे अभी सी मार्ट योजना में क्या हो रहा है, जिला स्तर पे क्या हो रहा है, हर जगह पे छत्तीसगढ़ में एक सी मार्ट खुला है, और जिले भर की जितने भी महिलाएं हैं जो भी उत्पाद बनाती हैं, चाहे वो अचार हो, चाहे चावल हो, चाहे बर्तन हो, चाहे बैग हो, चाहे चप्पल हो, चाहे साबुन हो, चाहे अगरबत्ती हो, सभी चीज़ को क्या करते हैं, एक जगह सी मार्ट में रखा जाता है और वहाँ से लोग उसको खरीदते हैं। मार्केट दिलाने का काम भी सरकार कराती है। तो ये क्या है, वर्तमान आजीविका को सुदृढ़ करने वाला काम हो गया। ठीक है, इतना समझाने की जरूरत नहीं है मेरे को, लेकिन फिर भी समझा दे रहा हूँ। अब देखिए, समूहों के संघ का निर्माण एवं उनकी जिम्मेदारियां। समूहों के संघ का निर्माण मैं आपको बता चुका हूं। समूहों का संघ क्या है, मैं ग्राम संगठन आपको बताया था। ठीक है,
ग्राम संगठन कहाँ पे बनेगा? ग्राम स्तर पर संगठन 5 से 25 समूह पर क्या बन रहा है? ग्राम संगठन बन रहा है। 5 से 25 ग्राम संगठन को मिलाकर क्या बन रहा है? क्लस्टर लेवल पे एक संघ बन रहा है। ठीक है, क्लस्टर लेवल संगठन आपको पहले बता चुका हूं। इसका जिम्मेदारी क्या है जी? जिम्मेदारी को थोड़ा सा आप लोग समझिए। इसका जिम्मेदारी है, पहला क्या है? क्षमता निर्माण। ठीक है, क्षमता निर्माण कैसा होगा? देखिए, शामिल कौन रहेंगे इसमें? जो समूह है, समूह की जो बहुत बढ़िया एक्टिव महिला है, वही क्या है? क्लस्टर लेवल के संगठन पे और ग्राम लेवल के संगठन में कौन है? सबसे ज्यादा जो एक्टिव महिलाएं हैं वही लोग हैं। तो ये लोग क्या करेंगी? क्षमता निर्माण के लिए मदद करेंगी। मतलब कोई समूह के अन्य महिलाएं हैं जो मान लो उनको बोलना नहीं आता या उनको कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या करेंगी? वो लोग मदद करेंगे कि उनको वो लाभ मिल जाए। और क्षमता निर्माण से आप लोग समझिए कि किसी का क्या किया? किसी को कोई ट्रेनिंग दिला दिया कौशल विकास का, है ना। सरकार की बहुत सारी योजना चलती है कौशल विकास की, तो क्षमता निर्माण करने के लिए क्या किया? स्व सहायता समूह के किसी मेंबर को क्या चीज का ट्रेनिंग दिला गया? सिलाई करने का ट्रेनिंग दिला दिया गया। तो क्या हुआ? उसका क्षमता का निर्माण हुआ। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्लस्टर लेवल पे जो संघ बनेगा, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव महिलाएं शामिल हैं, समूह की ही महिलाएं हैं, ये जो सबसे बेस्ट महिलाएं हैं, वो लोग क्या है? ग्राम संगठन में शामिल है और क्लस्टर लेवल के संगठन में शामिल। तो ये लोग क्या करेंगे? ट्रेनिंग देंगी, क्षमता निर्माण करेंगी। ठीक है, और क्या करेंगी? वित्तीय और आजीविका संबंधी उच्च स्तर की सेवाएं उपलब्ध कराना। अब कैसे कराएंगी भैया उच्च स्तर की सेवाएं? ये लोग भैया वित्तीय रूप में क्या है? बैंक से बात करेंगी कि भैया हमको क्या है, हमारे समूह की महिला है, इसको बैंक से लोन की जरूरत है, तो बैंक से लोन दिलाना, संस्थागत ऋण दिलाना, ये सब में। आजीविका संबंधी मतलब खेती कर रहे हैं तो, या मान लो मछली पालन कर रहे हैं कोई, तो उसको क्या करना? सरकार से क्या करवा देना? मत्स्य विभाग से नेट दिलवा देंगे फ्री में। ठीक है, और क्या दिलवा देंगे? मछली का जो बीज होता है ना, वो दिलवा देंगे। और क्या दिलवा देंगे? जनपद से बात करके, जनपद से और ग्राम स्तर पे बात करके क्या करेंगे? इनको मछली पालन के लिए क्या दिलवा देंगे? तालाब दिलवा देंगे। किसमें? लीज पे तालाब दिला देंगे, सस्ता तालाब। मतलब तालाब भी मिल गया सस्ते में, लीज में नेट भी मिल गया मछली मारने के लिए, और मछली पालने के लिए मछली बीज भी मिल गया। तो क्या होगा? उच्च स्तर की आजीविका की सेवाएं इनको प्राप्त हुई कि नहीं? हो गई। ठीक है, ये सब काम है किसका? क्लस्टर लेवल का जो संघ होगा उसका। आप लोग को बस एक चीज कंफ्यूज नहीं होना है कि क्लस्टर लेवल के संघ में कौन शामिल होगा? तो समूह के ही जो बेस्ट महिलाएं होंगी वो लोग क्लस्टर लेवल और ग्राम संगठन में शामिल होंगी। ठीक है, सार्वजनिक सेवाएं और उनका अधिकार दिया ना। सार्वजनिक सेवा मतलब जो भी हमारी योजना चल रही है उसका लाभ दिलवाने के लिए ये लोग काम करेंगी, समूह की महिलाओं को, अन्य महिलाओं को। देखिए, सरकार क्या करती है? एनआरएलएम के तहत बहुत सारी लाभ देती है, वित्तीय समावेशन भी करती है, क्योंकि कोई भी अगर महिला है, ग्रामीण है, जो गरीब है, और जब तक उसको हम लोग वित्तीय समावेशन नहीं करेंगे, उसको जब तक उसको हेल्प नहीं करेंगे, किस चीज़ के लिए? आर्थिक रूप से, आर्थिक मतलब लोन दिलाने के लिए या बैंकिंग गतिविधियों से नहीं जोड़ेंगे, तब तक उसका विकास हो नहीं पाएगा। तो सरकार क्या करती है? सस्ती दोनों पर ऋण सुविधा दिलाती है। अभी वर्तमान में क्या होता है? 3% पे सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन मिल जाता है, सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। क्या देती है? सब्सिडी देती है, और मात्र 3% पे सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन मिल जाता है। ये देखो, ब्याज सब्सिडी आ ही गया, सेकेंड ऑप्शन। स्व सहायता समूह तथा बैंक के बीच आपसी रिश्ते बढ़ाना। ठीक है, ये क्या करती है? समूह के सदस्य ही लोग क्या बनते हैं? बैंक मित्र बनते हैं। क्या बनते हैं? बैंक मित्र और बैंक सखी, है ना। जो एक्टिव लोग होते हैं ना, उनको क्या बनाया जाता है? बैंक मित्र बनाया जाता है, बैंक सखी बनाया जाता है। बैंक मित्र को 2500 रुपए का क्या दिया जाता है? पैसा भी देती है गवर्नमेंट, है ना। बैंक मित्र, इसका काम क्या रहता है कि समूह की जो महिलाएं होंगी वो लोग बैंक आएंगी तो उनका विड्रॉवल फॉर्म भर देना, उनका पैसा जमा कर देना, उनका पैसा निकाल देना, ये वाला काम करती है बैंक मित्र। और ये समूह की ही महिला होगी कोई। ठीक है, बैंक सखी क्या है? ये इसको बैंक सखी भी एक होती है। ये क्या है? गांव गांव में जाकर ही इसको आईडी पासवर्ड मिला होता है बैंक का, और ये गांव गांव में जाकर क्या है? अपने आईडी पासवर्ड से ही पैसा जमा करना, पैसा निकालना, ये सब काम करवाती है। ठीक है, इससे क्या होता है? बैंक और स्व सहायता समूह के बीच क्या होता है? अच्छे रिश्ते डेवलप होते हैं, उनका कनेक्शन बढ़ता है। सभी एसएचजी को वित्तीय साक्षरता, बचत, उधार, बीमा, परामर्श सेवाएं, प्रशिक्षण, ये सब दिलाती है। कौन? इस योजना के तहत दिलाया जाता है। बैंक मित्र तैनात करना, ये आ ही गया, मैं पहले ही बताया था बैंक मित्र का क्या काम होता है। गरीब परिवारों को जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, संपत्ति बीमा सुनिश्चित करना। ठीक है, ये सब क्या है? एनआरएलएम के तहत ये सब काम आते हैं। देखिए,
वित्तीय समावेशन तो हो गया, अब कुछ वित्तीय सहयोग भी क्या है गवर्नमेंट देती है। मैं आपको ये वित्तीय सहयोग अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो वित्तीय सहयोग मिल रहा है उसको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए पहला है क्या है, परिक्रामी निधि या चक्रीय निधि। क्या निधि है ये? चक्रीय निधि। क्या होता है, जब कोई समूह गठन हो गया और 3 महीने तक उसने पंचसूत्र का पालन किया। पंचसूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या है बताइए? पहला नियमित बैठक, दूसरा नियमित बचत, तीसरा आपसी लेन देन या ऋण, और चौथा ऋण की वसूली, और पांचवा खाता बही जो भी है उसको क्या करना, अद्यतन रखना। ये 5 सूत्र है। तो ये जब 5 सूत्र का पालन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, सरकार 15,000 रुपए की चक्रीय निधि देती है। ये इसको वो वापस नहीं मांगती सरकार, ठीक है। एनआरएल योजना के तहत वापस इसको नहीं माना जाता। ये बेसिक काम करने के लिए वहां के लोग समूह को दिया जाता है, ये वापस नहीं लिया जाएगा। ये मतलब समझ लो ऐसे ही मिल गया उनको फ्री फंड का, ठीक है। फिर है एक दूसरा है सामुदायिक निवेश कोष, सहायक कोष, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। ये 60,000 रुपये मिलता है शुरुआत में। क्या हुआ कि समूह गठन हो गया, समूह गठन के बाद हमने उनको चक्रीय निधि दे दिया, उसके बाद वो लोग अच्छा काम कर रही हैं और उनको लगता है कि हमें और भी कुछ काम करना है, कुछ और भी आजीविका के साधन जुटाने हैं, तो उनको 60,000 रुपये का सबसे पहले क्या दिया जाता है, सामुदायिक निवेश सहायक कोष दिया जाता है। बैंक देती है इसको, किसी समूह को, पर्टिकुलर एक समूह को दिया जाता है, और इसमें सरकार सब्सिडी देती है और 3% पर समूह को ये लोन मिलता है 60,000 का, बशर्ते उसको साल भर में, ठीक है, साल भर में इस लोन को चुकता करना होता है। जो भी उनका इंस्टॉलमेंट होगा उसको क्या करना होगा, पेड करना होगा। अगर नहीं पटाएंगे इसको तो सब्सिडी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरा है, मैं थोड़ा सा इसको पहले बता दिया, जोखिम न्यूनीकरण कोष। यह है 1,20,000 रुपए का, ठीक है। ये किसको दिया जाता है जोखिम न्यूनीकरण कोष? ये दिया जाता है ग्राम संगठन को दिया जाता है, या हो सकता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं हल्का सा, मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, ग्राम संगठन को या फिर क्लस्टर लेवल संगठन को दिया जाता है, ठीक है। 1,20,000 रुपए का ये राशि है। और किसे दिया जाता है? सपोज कोई समूह की महिला को कुछ एकदम आपदा आ गया, जोखिम हो गया उसका, जैसे क्या हो गया, क्या आपदा आ गई, मतलब कुछ ऐसा प्राकृतिक कुछ ऐसा हुआ कि उसका घर ही टूट गया, या फिर खेत का पूरा उसका खेत ही बर्बाद हो गया, ठीक है। इस टाइप का कुछ जोखिम वाला कंडीशन आ गया तो समूह क्या करती है, उनको पैसे दे करके हेल्प करती है, ठीक है। ग्राम संगठन स्टार्टअप फंड है अगला। मैंने क्या बताया था कि ग्राम संगठन कहाँ बनेगा बताइए? मैंने बताया था कि गांव में जो 5 से लेकर 25 जो भी समूह हो गए, जितने भी समूह होंगे, उस समूह की जो सबसे बेस्ट महिलाएं होंगी उन लोग को मिला के क्या बनेगा, ग्राम संगठन बनेगा। और एक ग्राम संगठन का स्टार्टअप सरकार देती है 35,000 रुपये। ये रिफंड नहीं करना होता, क्या करना होता है, वापस नहीं करना होता, ये समझो फ्री फंड का इनको मिलता है। सामुदायिक निवेश सहायक कोष क्या किसको मिलता है, ये एसएचजी को मिलता है, ठीक है। और ये किसको मिलता है, ये मिलता है ग्राम संगठन को, और इसको रिफंड नहीं करना पड़ता, ठीक है, पैसा वापस नहीं करना पड़ता। आखिरी है क्लस्टर संगठन स्टार्टअप फंड, ये 2 लाख रुपए मिलता है। ये किसको मिलता है, क्लस्टर लेवल पे जो हमारा संगठन है, क्लस्टर संगठन, ठीक है, इसको दिया जाता है। ये पैसा किस लिए दिया जाता है कि वो लोग जो उनका क्लस्टर है, अगर वहाँ का ऑफिस है क्लस्टर का, तो उसका पुताई करवा लें, रंग रोगन करा लें, और क्या करा लें, बेसिक चीज़ें खरीद लें, जैसे कुर्सी टेबल कंप्यूटर खरीद लें। इनको क्या है, इनका बहुत सारा काम भी है ना, क्लस्टर लेवल संगठन का क्या काम है, जो इनके अंडर में जितनी भी महिलाएं आएंगी उनको ट्रेनिंग देना, उनका क्षमता विकास करना, ये सब काम है इनका क्लस्टर लेवल संगठन का। तो ये क्या है, कुछ कुछ जरूरत पड़ेगा इनको, कुछ सामान की जरूरत पड़ेगा, कंप्यूटर की जरूरत पड़ सकता है, टेबल कुर्सी ब्लैक बोर्ड जरूरत पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें खरीदने के 2 लाख रुपए दिया जाता है, और इस पैसे को भी क्लस्टर संगठन को वापस नहीं करना होता है, ठीक है। ये कुछ फंड था, आपको बता दिया मैं। अब आगे देखिए, आजीविका प्रोत्साहन। सरकार क्या करती है, एनआरएल योजना के तहत आजीविका के अवसर बढ़ाती है, आजीविका को प्रोत्साहन करती है। उसके लिए क्या करना है, खेती और गैर खेती क्षेत्रों में गरीबों का आजीविका स्तर को बढ़ाना, टिकाऊ खेती, पशुपालन, वन उत्पाद संग्रह, मत्स्य पालन आदि पर जोर देना। ये कुछ बताने वाला बात नहीं है। जैसे क्या करेगी इसमें समूह की महिलाएं क्या करेंगी, एजोला टंकी
वर्मी बनाने का जो टैंक होता है उसके लिए क्या है सब्सिडी वगैरह दिवाएंगी, ठीक है। एजोला टंकी वगैरह के लिए भी बहुत सारा सब्सिडी का योजना है शासन का, वो सब इसमें मिलेगा, ठीक है। पशुपालन का वो अगर बढ़ाना है तो कहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे हम, पशु अधिकारी के पास चले जाएंगे। उसको क्या है, पशु अधिकारी के पास कई योजना होती है, इस विभाग में बहुत सारी योजनाएं होती हैं। जैसे कई बार बकरी बांटने की योजना होती है, कई बार अच्छे लेवल की अच्छी नस्ल की गाय बांटने की योजना होती है। तो इन सब योजना का लाभ क्या है दिलाने का उद्देश्य रहता है इस योजना में NRLM के तहत कि ये योजनाएं का लाभ समूह की हर महिला प्राप्त करें, जो पात्र करने मतलब जिनको मिलने योग्य है उनको जरूर मिले। वन्य उत्पाद में भी क्या है कि वन्य उत्पाद संग्रह में भी जैसे तेंदुपत्ता संग्रह के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, कई लोगों को अभी बीच में जूता वगैरह बांटा गया था। फिर जो भी योजना है वो सबका क्या है अधिक से अधिक लाभ मिले, ये इसका उद्देश्य है। मत्स्य में क्या है, नेट मत्स्य बताया था, मछली का बीज भी मिलता है सरकार की तरफ से, और क्या मिलता है, नेट मछली मारने के लिए मिलता है, और क्या मिलता है, कम दाम पे एकदम बहुत नॉमिनल रेट पे जो सरकारी तालाब होते हैं उसका पट्टा दे दिया जाता है, ठीक है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये क्या है दोस्तों, ये NRLM के अंतर्गत ही एक विशेष योजना है, ठीक है। और कब ये शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था राष्ट्रीय किसान नीति के समय ये योजना शुरू हुई थी। और इसमें ये उद्देश्य था इसका कि जो कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी है। बाद में इसको क्या किया गया है, NRLM के तहत ही इसको एक योजना बना दिया गया है ना। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा भी था, कब पूछा था, ये पूछा है 2017 के EDO के एग्जाम में, है ना, कि ये जो योजना है NRLM से संबद्ध है कि नहीं। तो ये योजना NRLM से संबद्ध है ना। और इसमें क्या है, राष्ट्रीय किसान नीति के दौरान ये योजना बनी थी और उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं कृषि में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है। कौशल आधारित रोजगार के लिए योग्यता विकास करना। कौशल आधारित मतलब मान लो किसी को इलेक्ट्रिक वर्क सीखना है, इलेक्ट्रिक वर्क, या फिर कढ़ाई बुनाई सिलाई सीखना है, या फिर उसको क्या है अपना होटल चलाना है तो क्या है ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि कैसे खाना वाना बनाते हैं। तो ये सब भी जो कौशल आधारित ट्रेनिंग है वो इस स्कीम के तहत हम लोग प्रोवाइड करते हैं। स्वरोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ाना ये भी एक स्कीम है, ठीक है। मतलब इस स्कीम में इसका भी ये सब डेवलप किया जाता है। तालमेल और सहभागिता, NRLM में ये सुनिश्चित किया जाता है कि समूह जो है स्व सहायता समूह सरकारी एजेंसी से तालमेल बनाए रखे और सरकारी कार्यक्रम का लाभ अधिक से अधिक ले, ठीक है। देखो आजीविका अगर किसी का बढ़ाना है भाई तो क्या है, सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं वो योजनाएं गरीबों तक मिलनी चाहिए, गरीब महिलाओं को मिलनी चाहिए, समूह के सदस्यों को मिलनी चाहिए। क्योंकि जब वो योजनाओं का लाभ लेगी तो उसका क्या होगा, खर्चा कम होगा। खर्चा कम होगा कैसे, जैसे PDS है, PDS में अगर उसका कार्ड बन गया तो उसको क्या है, चावल में जो उसका खर्च हो रहा है वो कम हो जाएगा, चावल उसको बहुत कम रेट में मिलेगा। इससे क्या होगा, उसका खर्च कम हुआ तो उसका आजीविका बढ़ेगा, उसको पैसे उसके पास बचेंगे, ठीक है। मनरेगा के तहत उसका जॉब कार्ड बनना चाहिए, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा के अंदर जो भी पेंशन होता है, वृद्धावस्था पेंशन है, और क्या है, वृद्धावस्था पेंशन है आपका, और है और भी कई पेंशन योजनाएं हैं सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत, विधवा पेंशन भी है, ठीक है। ये सब का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए, समूह की महिलाओं को। शिक्षा का अधिकार है, मान लीजिए उसका बेटा जो भी है उनको मालूम होना चाहिए कि देश में राइट टू एजुकेशन चल रहा है। और किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर आपको भर्ती करना है तो 25% सीट RT के तहत रिजर्व होती है, जिसमें कोई पैसा गरीब महिलाओं से या उनके बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनसे नहीं लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, उनको इस योजना का लाभ मिले, ये काम इस योजना में सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। जीवन स्तर सुधार के लिए क्या सुनिश्चित किया जाता है कि स्वास्थ्य का लाभ मिले। जैसे अभी हमारे यहाँ खूबचंद बघेल योजना है, ठीक है। 5 लाख रुपए इसमें क्या है, 5 लाख रुपए तक का राशि जो मेडिकल में खर्च होगा, अगर कोई किसी का दुर्घटना हो जाता है, अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो उसको 5 लाख रुपए तक का उसका फ्री इलाज होगा। तो लोगों को मालूम होना चाहिए, समूह की महिला को मालूम होना चाहिए कि खूबचंद बघेल का योजना का मेरे को लाभ लेना है। नहीं तो क्या होगा, पैसा कमा लिए थोड़ा बहुत अपना मेहनत करके, और उसके बाद क्या हुआ, कहीं किसी का परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना हो गई तो पूरा पैसा मेडिकल में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उनको मालूम है कि खूबचंद बघेल योजना 5 लाख रुपए तक का मेरे को प्रॉफिट हो सकता है, मुझे ये सहायता मिल सकती है, तो इस योजना का लाभ जरूर दिलाएंगे।
जरूर मिलेगा इनको, ये सुनिश्चित किया जाता है NRLM में। पोषण के तहत क्या है, आंगनबाड़ी से उनको आवश्यक रूप से क्या मिलना चाहिए, जो भी उनका रेडी टू ईट बनता है ना, वो सब इनको आवश्यक रूप से मिले। स्वच्छ पेयजल मिले, स्वच्छता, जैसे स्वच्छता में क्या है, जो भी स्कीम है, अपना टॉयलेट बनाने की स्कीम है SBM के तहत, वो सब इनको मिलती रहे। आवास है तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इनको मिलना चाहिए। ये नहीं कि वो लोग अगर कम पढ़े लिखे हैं और वो लोग, चूँकि ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो तो ऐसा अपन मान सकते हैं कि जो हमारे समाज के दूसरे लोग हैं उनकी तुलना में इन लोग का जो ज्ञान का स्तर होता है वो कम होता है, अपने अधिकारों के प्रति ये लोग उतना सचेत नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है गवर्नमेंट कि इस योजना के माध्यम से उनको आवास, जो भी सरकारी योजना है उसका लाभ दिलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आवास क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाए, बिजली के तहत हाफ बिल योजना का लाभ मिल जाए, क्षमता बढ़ाने के लिए भी जो योजनाएं हैं ये सब उनको प्राप्त हो जाए। मैं इसमें अब आगे बढ़ाना शुरू करूँगा कि कृषि के तहत जो भी योजना है, पशुपालन की जो भी योजना है, वाटर सेट के तहत जो भी योजना है, अपना सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए, सपोज कोई महिला क्या कर रही है, खेत है उसका, खेत में खेती करती है, तो वाटर सेट योजना के तहत उसका क्या हो जाए, खेत सिंचित हो जाए। खाद्य प्रसंस्करण का उसको लाभ मिल जाए। कैसे लाभ मिलेगा खाद्य प्रसंस्करण का, सपोज मान लो आम मिलता है, जानते हो ना, आम हर जगह गांव में मिलता है, तो ये लोग क्या करेंगे, आम को आदमी क्या करता है, बाजार में जाके गांव की महिलाएं बेच देती हैं कच्चा आम को 10 रुपये किलो। तो ये क्या है, समूह क्या करता है, समूह की जो महिलाएं क्या करती हैं, ये समूह की महिलाओं को क्या प्रेरित किया, तो तुम आम मत बेचो भैया, तुम आम का अचार बना के बेचो ना, आम मिलेगा 10 रुपये किलो में और आम का अचार बिकेगा 100 रुपये किलो में, तो खाद्य प्रसंस्करण के तहत उनका आजीविका बढ़ जाए। ये सब चीज़ें क्या है, NRLM के तहत प्रयास किया जाता है। मतलब NRLM क्या है दोस्तों, देखिए, सिर्फ समूह बनाना नहीं है, समूह बनाने से किसी का कल्याण नहीं होगा। समूह बना दिए, उसको 60,000 रुपये हम लोग फंड दे दिए, कम रेट में सब्सिडाइज रेट में लोन दे दिए, तो उससे किसी का कल्याण नहीं होगा। होगा तो क्षणिक समय के लिए होगा, थोड़े समय के लिए होगा। लेकिन अगर उनके जीवन स्तर में सही सुधार करना है तो क्या करना होगा, समग्र रूप से उनको लाभ दिलाना होगा, उनका कौशल विकास करना होगा। ठीक है, कौशल विकास करेंगे तो उनको आजीविका के अन्य स्रोत मिलेंगे। उनका क्या है, उनका क्या करना होगा, जो भी सरकारी एजेंसी से तालमेल करके प्रमुख सरकारी कार्यक्रम का लाभ दिलाना होगा, क्योंकि अगर उनको लाभ मिलेगा हर एक सरकारी योजना का, तो क्या है कि उनका जो जीवन स्तर है वो सुधरेगा। ठीक है, मान लो किसी को हमने लाभ दिला दिया, किसका, किसी महिला, कोई स्व सहायता समूह है, उसको हमने क्या चीज़ का लाभ दिला दिया, उसकी 10 महिलाओं को एक हमने तालाब उनको बहुत कम लीज रेट में सरकारी तालाब दिला दिया, और उसके बाद उसको मत्स्य पालन के लिए बीज दिला दिया, उसके बाद उनको मछली मारने के लिए जो भी उपकरण होते हैं वो भी फ्री में दिला दिए, क्योंकि सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जो उसमें मिलता है। ठीक है, तो क्या होगा फिर वो लोग, मतलब उनका इनपुट जो कॉस्ट है मछली मारने का वो बहुत कम हो जाएगा। जो मछली ये लोग उत्पादित करेंगे, मछली जो भी बेचने जाएंगे मार्केट में, तो इनका लाभ होगा। ठीक है, कहने का मतलब है इनका जो इनपुट कॉस्ट था मछली मारने का वो बहुत कम हो गया, और बाजार में जाके ये लोग मछली बेचेंगे। तो ऐसे ऐसे करके क्या है, जो सरकारी योजनाएं हैं वो लाभ दिला करके, ठीक है, और उनका कौशल विकास करके क्या करना है, इनके जीवन स्तर को सुधार करना है। ठीक है, बीमा का भी लाभ देना है इनको, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भी लाभ देना, सब कुछ देना है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा, अभी हमने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे राज्य में जो योजनाएं हमारे राज्य में क्या चल रहा है, बिहान योजना चलता है, मतलब इसी का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होती है, बिहान योजना में राज्य में जो हमारा कौशल विकास आजीविका मिशन चल रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दोस्तों साथियों, एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गया था, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक बार पूछा भी है इसके बारे में। ये क्या है, महिला किसान सशक्तिकरण योजना थी, ये क्वेश्चन कब पूछा है, ये पूछा है 2017 या 2012 के एडीओ एग्जाम में भी पूछा था कि NRLM के तहत एक विशेष योजना, ठीक है, NRLM के तहत एक विशेष योजना करके इस क्वेश्चन को पूछा था। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि NRLM के अंतर्गत और कौन सी विशेष योजना है। देखिए, इसके अंतर्गत एक योजना तो ये हो गई महिला किसान सशक्तिकरण योजना, और एक योजना है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। क्या है, आजीविका
ग्रामीण देखिए इस योजना में क्या होता है, यह माना जाता है, देखिए क्योंकि ग्रामीण स्तर की महिलाएं हमारा समूह बनाई हैं, तो कई बार क्या होता है उनको बैंक आना है, तो बैंक जाने के लिए उनको बस नहीं मिलता, उनके घर में मोटरसाइकिल तो होता नहीं है कि मोटरसाइकिल में बैठ के चले जाएं। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो, जो संचार यातायात के साधन है, यातायात के जो सार्वजनिक साधन है वो उनका उपलब्धता बढ़े, इसलिए ये योजना को लागू किया गया। इसमें क्या किया जाता है, स्व सहायता समूह लोगों को कम रेट में कम ब्याज दर पे व्हीकल दी जाती है। कौन सी व्हीकल दी जाती है, मान लो बोलेरो दे देंगे या कुछ और व्हीकल, जिससे उनका उद्देश्य क्या होगा इसमें कि गांव से वो लोग क्या है महिलाओं को शहर तक लाएंगे और उनसे कुछ पैसा लेंगे, मतलब मान लो 10 रुपये 15 रुपये जो भी उनका फीस होगा, किराया होगा वो लेंगे। और इससे कई फायदे हैं। पहला फायदा क्या है, समूह की जो महिलाएं हैं जो कि बस के अभाव में, सार्वजनिक सेवाओं के अभाव में, सार्वजनिक यातायात साधन के अभाव में शहर तक नहीं जा पा रही हैं, वो लोग शहर तक जाना उनको सुगम होगा। दूसरा, इस योजना का लाभ कौन लेगा, समूह की महिलाएं लेंगी, उसी को हम लोग कम रेट में क्या प्रोवाइड करेंगे, सब्सिडाइज रेट में अपन व्हीकल प्रोवाइड करेंगे, उसमें जो लोन होगा उसमें सब्सिडी दी जाएगी। तो उनको क्या रोजगार मिलेगा कि उनको एक गाड़ी सब्सिडाइज लोन के में मिल गई और वो लोग क्या करेंगे, उससे लोगों को आना जाना उनका शुरू होगा, लोगों को आना गांव से शहर ले जाना, शहर से गांव ले जाना, ये काम करेंगे तो क्या है कुछ किराया उनसे वसूलेंगे, तो इससे क्या है इनको आजीविका भी प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, और ये योजना कब शुरू हुई थी, ये योजना हुई थी शुरू 2017 में। तो एनआरएलएम के अंतर्गत एक योजना की महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना हो गई, दूसरी होगी आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। आप लोग को बस नाम भी याद रख लेंगे आप लोग ना, तो मेरे को लगता है नाम इतना अंदर नहीं घुसेगा कि आपको आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का पूरा नियम कायदा याद करने की जरूरत नहीं है, नाम भी अगर याद है तो पर्याप्त है। तीसरा क्या है, स्टार्ट अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम। ठीक है, देखिए स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है कि गांव स्तर में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना। अब गांव में क्या होता है, कई लोगों का दिमाग अच्छा रहता है, कई बच्चे रहते हैं ना भयानक दिमाग रहता है उनमें। देखना आजकल क्या होता है कि कोई गांव का ही एक बच्चा क्या करेगा, यूट्यूब में ऐसा वीडियो बनाएगा ना कि मतलब एकदम छा जाएगा, वायरल हो जाता है, खूब पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या है कुछ लोग तो ऐसा कर पाते हैं, लेकिन कई लोगों के अंदर योग्यता भी होती है कि क्योंकि वो कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ अच्छा स्टार्टअप कर सकते हैं, तो उनके इस गुण को डेवलप करना और उसको वित्तीय मदद करना और उसके अंदर मतलब वैसा जो काम करते हैं उनको थोड़ा मोटिवेट करने वाला ये कार्यक्रम है स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम, और ये भी एनआरएलएम से संबद्ध है। ठीक है, आपको नाम आप लोग अगर याद कर लिए हो तो नाम भी पर्याप्त है, और समझाने के लिए मैं आपको समझा दिया स्टार्टअप को क्या करना है, मोटिवेट करती है इसमें गवर्नमेंट। अगला क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना। ये क्या है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो क्षमता निर्माण करने के लिए एक वो स्कीम टाइप का है। ठीक है, बस आप स्कीम का नाम याद रखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना एनआरएलएम से संबद्ध एक योजना है। इसमें यूजुअली क्या किया जाता है कि जो केंद्र स्तर पर जो क्षमता निर्माण संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं उसका लाभ राज्य भी उसका कुछ क्या कर ले, उसे सीख ले, और राज्य को भी वो संसाधन जल्दी मुहैया हो जाए। ये सब चीज़ को क्या किया जाता है, समन्वित किया जाता है। आपके लिए बस ये जानना जरूरत है, इसका नाम भी बस आप अगर याद कर लें तो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमने आज पढ़ लिया। अभी हमारा एक लेक्चर और इसमें बाकी है, उसके बाद आपका जो सेकेंड यूनिट था इसका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मैंने कई चीज़ों को जो ब्रीफ करने लायक थी उसको मैंने ज़्यादा ब्रीफ कर दिया। कई लोगों को उतना समझने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन नए बच्चों के लिहाज से मैंने उसको ब्रीफ किया है। चलिए, आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।